हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं? मोशन लर्निंग में श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती है। और आज हम बात करेंगे हमारे उपसंयोजक यौगिकों के आबंधन की भाग 2 की। भाग 1 में हम लोगों ने जो है वीबीटी के बारे में पढ़ा था मेरे बच्चों, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। VSEPR नहीं पढ़ा था हमने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे CFT के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने VBT की कुछ ना कुछ कमियां देखी थी, है ना। उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ी है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। 2-3 नाम मैंने यहाँ पर बोले, वो सभी नामों का प्रयोग जो है इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। पहला है अपने, उसमें हम पहले बात कर रहे थे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कुछ नाम जो है हम लोगों को इंग्लिश में ही याद रहते हैं, तो ये है क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसी श्रेणी। सीरीज मतलब क्या होती है? श्रेणी। देखो वहां पे आपको वीबीटी की जो कमी थी वो क्या थी? एक कमी कि वीबीटी जो है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के बारे में नहीं बता पाई थी। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम मतलब कौन? केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को बोल रही हूँ। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि विभिन्न लिगेंड्स को एक दूसरे के सापेक्ष प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। इसमें क्या हुआ है? अलग अलग लिगेंड्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन लिगेंड्सों को क्या किया है बेटा कि उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, प्रबलता के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में जमाया है ना। तो सबसे कमजोर ये वाला, तो सबसे प्रबल ये वाला, है ना। ऐसे देखो, कमजोर, फिर उससे प्रबल, उससे प्रबल और प्रबल प्रबल प्रबल, सबसे प्रबल ये वाला कार्बोनिल, ठीक है। तो इस तरीके से प्रबलता के क्रम में जो है लिगेंड्स को जमाने पर जो सीरीज आपको मिलती है वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, आयोडीन सबसे कम स्ट्रेंथ वाला, यानी कि सबसे दुर्बल लिगेंड, दुर्बल 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 दुर्बल, यानी कि H2O तक, यानी कि ये IBr HCN Cl H2 N3 NO2 NO3 F OX OH और ये H2O तक तो क्या होते हैं बेटे? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। ये सब कैसे होते हैं बेचारे? कमजोर लिगेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। परंतु H2O के बाद यानी कि NCS EDTA H PY NH3 EN CN NO2 और CO, ये सब कैसे होते बेटा? प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, ठीक है। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड आपको बता तो दिए मैंने, पर अब इनको आप याद कैसे रखोगे भाई? इनको याद रखना भी तो जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे CFT में यही काम आने वाले हैं। तो देखो, ये कौन है? आयोडीन। ये कौन है? ब्रोमीन। HCN, है ना। ये सारे लिगेंड्सों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इनके नामों वगैरह के बारे में, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको इस क्रम को पूरे को याद करेंगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे? देखो, इस बार यानी कि आयोडीन से, इस बार से ब्रोमीन। अब आप चाहो तो सचिन लिख दो, आप चाहो तो सक्सेना लिख दो, HCN से आपको जो भी याद आ रहा है ना उसका नाम लिख दो, है ना। तो मैं लिख देती हूँ सचिन। इस बार सचिन। कल से, कल मतलब क्लोरीन, से मतलब ये, कल से सल्फाइडो, फिर नाइट्राइडो। नी नहाया, नाइट्राइडो। NO3 जो है ज्यादा बड़ा है ना, तो नहाया, है ना। सर्दी वर्दी पड़ती है तो ये सचिन नाम का जो प्राणी है ना, ये क्या है कि कभी कभी स्किप कर देता, कोई बात नहीं। कल से नी नहाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अच्छा, क्यों नहीं नहाया? क्योंकि फिर, F मतलब फिर, HOH जो है हाइड्रोक्साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। हाइड्रोक्सो आयन है ना। तो फिर हाइट, हाइड्रोक्सो से हमने क्या लिया? हाइट। फिर हाइट, HIGHT, हाइट, ऊपर ऊपर ऊपर, है ना, क्योंकि टंकी वंकी सब ऊपर रखी हुई थी छत पे। तो हाइट पर, फिर हाइट पर OX मतलब वही अपना बेल, फिर हाइट पर बेल, बेल मतलब अपना OX, फिर हाइट पर बेल। पानी पी गया पानी पी गया। लो जी, जब पानी पी जाएगा तो कैसे नहाएगा बेचारा सचिन, है ना, इसलिए नहीं नहा पाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहां तक तो हो गए अपने कौन?
दुर्बल क्षेत्र लिगेंड खत्म। ठीक, अब प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए देखो अलग डायलॉग। अलग डायलॉग क्या है? नक्शा इधर है प्यारी अम्मा, है ना। NCS को अपन ने नक्शा बोल दिया। क्या? नक्शा इधर है। EDT को हमने क्या बोला? इधर है है, इधर है प्यारी अम्मा। PY पीरियड है ना, तो प्यारी मीन है ये, तो हम इसको बोल देते अम्मा। अम्मा पूछेगी तेरे को कैसे पता कि खजाने का नक्शा इधर है? तो बोले, आप बोलोगे इन कानों से मैंने एक्स्ट्रा लगाया, इन कानों से नाइट को, देखो नाइट्रेट नाइट्राइट, तो नाइट इन कानों से नाइट को ये रहा को, इन कानों से नाइट को सुना है मैंने। रात में दो चोर बातें कर रहे थे कि नक्शा, खजाने का नक्शा कहाँ है ना। तो वो जगह वगैरह सब देख दाख के आता है और अपनी अम्मा को आकर के बताता है क्या नक्शा इधर है प्यारी अम्मा, इन कानों से नाइट को सुना था मैंने। तो नक्शा इधर है प्यारी अम्मा, इन कानों से नाइट को सुना है मैंने। ठीक है, तो ये एक छोटे से डायलॉग है। अगर आपको इसके अलावा कोई और डायलॉग आता है बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता दो, है ना। और नहीं आता है तो चलने दो। इस बार सचिन कल से नहीं नहाया क्योंकि फिर हाइट पे बैल पानी पी गया। नक्शा इधर है प्यारी अम्मा, इन कानों से नाइट को सुना है मैंने। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। इससे आपको पता लग जाएगा कि H2O के पहले वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और H2O के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे कौन हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। बड़ा ही प्यारा सा नाम है इसका, CFT। ठीक है, और हम इस प्यारे से नाम से ही इसको बुलाएंगे। कौन बोलेगा इतना बड़ा, है ना। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कौन बोलता है? नहीं, CFT बोलते हैं, VBT बोलते हैं, MOT बोलते हैं और CFSE बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो CFT का ही इस्तेमाल हम अब यहाँ पर करेंगे। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या है, बोलती क्या क्या है? ये बोलती है कि भाई CFT में लिगेंड जितने भी, इनको बिंदु आवेश मानना है, अच्छी बात है। हम लिगेंड को लिगेंड नहीं मानेंगे, हम बिंदु मान लेंगे, अच्छी बात है। लिगेंड को बिंदु आवेश मानना है, और धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया। अब धातु और लिगेंड के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया हो रही है, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो और धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया को स्थिर वैद्युत आकर्षण माना गया है। ठीक है, पहली बात इसने क्या बोली कि लिगेंड्स को आपको क्या मानना है? पॉइंट चार्ज मानना है। दूसरी बात इसने क्या कही कि पॉइंट चार्जेस मानने के बाद में मेटल लिगेंड इंटरेक्शन को आपको स्थिर वैद्युत आकर्षण, यानी कि दो चार्जेस के बीच में, दो आयनों के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया होती है जिससे आयनिक बंध बनता है, इसको उस तरीके से लेना है। किसने बोला है? अपने CFT ने। मैं नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? CFT बोल रही। फिर क्या बात बोल रहा है ये? धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया में धातु के नाभिक और लिगेंड के मध्य आकर्षण होता है। सीधी सी बात हो गई, सही ना। अरे धातु का नाभिक कैसा होता है? धनावेशित, और लिगेंड कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। तो धातु और लिगेंड के बीच में, या धातु के नाभिक और लिगेंड के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा ना। तथा धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण। सीधी सी बात है, धातु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। प्रतिकर्षण, दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो अन्योन्य क्रिया में प्रतिकर्षण भी हो गया और आकर्षण भी हो गया। अगली बात बोल रहा है कि जब लिगेंड धातु के चारों ओर एक गोलीय क्षेत्र बनाते हैं तो धातु के लिगेंड्स अन्योन्य क्रिया के कारण धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, परंतु संभ्रंशता बनी रहती है। एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा कि जो डी कक्षकों की जो भी ऊर्जा लेवल था, जहां भी पांचों के पांचों संभ्रंश तो समझते हो ना, DXY, DYZ, DZX, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पांच संभ्रंश कक्षक, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, संभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। और डी में कितने संभ्रंश कक्षक पाए जाते हैं बेटे? 5। पी की अगर बात करें तो कितने पाए जाएंगे? 3, px py pz।
3 समभ्रंश कक्षक पी में। F की बात करें तो F में समभ्रंश कक्षक कितने हैं? 7। क्लियर है बात? P में 3, D में 5 और F के 7 समभ्रंश कक्षक हैं वो। ठीक है, तो समभ्रंश कक्षकों की जो ऊर्जा है ना, पांचों की ऊर्जा पहले डी कक्षकों के पांचों कक्षकों की ऊर्जा यहाँ थी। अब डी कक्षकों के पांचों कक्षकों की ऊर्जा जो है यहाँ आ जाएगी लिगेंड जब उनके पास में इंटरैक्ट करने के लिए आएगा। डी कक्षक किसके? मेटल के, है ना, धातु के, जो अपनी संक्रमण धातु है उसके हैं डी, है ना। उनके पास में कौन आएगा? लिगेंड आएगा। लिगेंड आएगा, बोलेगा मैं लोन पेयर देना चाहता हूँ, लोन पेयर देना चाहता हूँ, बड़ी खुशी के मारे अपनी ऊर्जा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ा देगा। ठीक है, तो यही बात कौन बोल रहा है? अपना CFT। जब लिगेंड धातु के चारों ओर एक गोलीय क्षेत्र बनाते हैं तो धातु लिगेंड्स अन्योन्य क्रिया के कारण धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, परंतु समभ्रंशता बनी रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे ये बोल रहा है कि भाई अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड, अब अष्टफलक कैसा होता है? स्क्वायर, बाई पिरामिडल, है ना। एक प्लेन में तो स्क्वायर होता है और ऊपर नीचे बाई पिरामिड होता है इसकी तरह, है ना। एक प्लेन में तो स्क्वायर, ऊपर भी पिरामिड और नीचे भी पिरामिड होता है। ठीक है, तो अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड तीनों अक्षों पर स्थित होते हैं, अतः धातु के ईजी कक्षकों के साथ धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया अधिक होती है क्योंकि इन कक्षकों की पालियां अक्षों पर स्थित होती है। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? सुनो धीरे धीरे, आराम से। अब अष्टफलक आपने बनाया, अष्टफलक में आपने देखो अष्टफलक कैसे बनता है। एक प्लेन में तो क्या होता है, जो आपका जो स्क्वायर है ना, जो आप जो बनाते हो ना अष्टफलक, ऐसा समतल चतुर्भुज जो होता है वो जिस तल में होता है ना। अब तल के ऊपर और तल के नीचे इस तरह की ज्यामिति होती है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी ये है, देखो ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और इसको जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीनों ही अक्षों में लिगेंड जो है उपस्थित होते हैं। किसमें? अष्टफलक में। बोलो होते हैं ना। अष्टफलक मैंने आप लोगों को कई बार बना करके दिखाया भी हुआ है पेन की सहायता से। तो पेन की सहायता से जब आप खुद भी इसको बनाएंगे ना तो आपको नजर आएगा कि अष्टफलक में कुछ लिगेंड्स तो जो एक्स अक्ष पे होंगे, कुछ लिगेंड जो है वाई अक्ष पे होंगे और कुछ लिगेंड जो है वो जेड अक्ष पे भी होंगे। तो यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों ही अक्षों में कहाँ पाए जा रहे हैं? लिगेंड पाए जा रहे हैं। अच्छी बात है। अतः धातु के ईजी कक्षकों के साथ धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया अधिक होती है। अब ईजी कक्षक कौन होते हैं? T2G कक्षक कौन होते हैं? मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। आपने T2G कक्षक और ईजी कक्षक देखे हैं। जितने भी T2G कक्षक होते हैं, है ना, वो अक्षों पर नहीं होकर के कहाँ होते हैं बेटा? तलों में होते हैं। परंतु ईजी जो कक्षक होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा? अक्षों पर होते हैं। जैसे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना था तो आप ऐसे बनाते थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे बनाते थे, और डी जेड स्क्वायर जब आप बनाते थे तो देखो ऐसे बनाते थे, डी जेड स्क्वायर और एक इसी के आसपास अराउंड इस तरीके से, है ना। और बाकी के डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो है वो इस तरीके से बनाते थे। तो ये जो दोनों तो कौन हो गए? आपके ईजी कक्षक हो गए, और ये वाले जितने भी थे वो T2G कक्षक हो गए। तो ये क्या बोल रहा है? अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड कहाँ है? अक्षों पर। धातु के ईजी कक्षक कहाँ है? वो भी अक्षों पर। तो यार ये भी अक्ष पे, धातु के लिगेंड भी अक्ष पे, तो क्या होगा? इंटरेक्शन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। तो क्या बोल रहा है कि अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड तीनों अक्षों पर स्थित होते हैं, अतः धातु के ईजी कक्षकों के साथ धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया अधिक होती है। ठीक है, धातु के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंडों के बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा क्योंकि इन कक्षकों की पालियां भी अक्षों पर ही होती है। देखो लिगेंड भी अक्ष पे, है ना, और ईजी की जो पालियां हैं वो भी अक्ष पे। तो बताइए अन्योन्य क्रिया होगी और अधिक होगी, है ना, इसलिए वहां पर जो है प्रतिकर्षण अधिक लगेगा। इस प्रकार धातु के ईजी कक्षकों की ऊर्जा अपने मूल मान से बढ़ जाएगी। यार एक बात बताओ, धक्का मुक्की होगी, है ना, अन्योन्य क्रिया होगी, प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। यार दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जोर जोर से आवाज आती है, ऊर्जा बढ़ जाती है वहां उस जगह की, है ना। मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो रही हो, पहुंच जाओ देखने के लिए,
वहां की ऊर्जा बढ़ी भी लगेगी आप लोगों को। तो मुझे बताओ कि इस प्रकार जो ईजी कक्षकों की ऊर्जा है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जो अपना मूल मान होता है ना, इसका मूल मान से 60% तक इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि ईजी कक्षकों की ऊर्जा मूल मान से 60% बढ़ जाती है। अब 60% बढ़ जाती है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या करेगा, बेचारे T2G को बोलेगा भाई तू एडजस्ट कर दे। तो अब ये T2G कक्षकों की ऊर्जा जो है वो अपने मूल मान से 40% घट जाएगी, है ना। अरे यार, एक की 60% बढ़ गई है तो दूसरे की 40% कम करेंगे तब तो बैलेंस बनेगा ना, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम ने T2G को क्या बोला कि भैया आप अपने मूल मान से 40% ऊर्जा घटा लो, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा जो है 60% बढ़ा ली है ना, बढ़ा लिए तो आप घटा लो, तो मेरा जो है यहाँ पर उपस्थित रहना जो साकार हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, जब ईजी कक्षक अन्योन्य क्रिया की वजह से मूल मान से 60% ऊर्जा बढ़ा लेते हैं तो T2G कक्षकों की ऊर्जा 40% तक कम हो जाती है। अब अगली बात क्या है, लिगेंड की उपस्थिति में धातु के 5 समभ्रंश कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर 2 भागों में विभक्त होना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। अब आप देखो ऊर्जा बढ़ गई, अलग अलग हो गए। T2G भी किसके थे, डी के, ईजी भी किसके थे, डी के, तो दोनों अलग अलग हो गए, 5-5 अलग जा रहे थे। अब T2G अलग हो गए, ईजी अलग हो गए। T2G कितने 40% नीचे, ईजी कितने 60% ऊपर, अलग अलग बट गए, विभक्त हो गए, विपाटित हो गए। तो यही क्या कहलाया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाया। और ईजी तथा T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है उसमें जो अंतर है उसे ही क्या कहेंगे आप, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे। बोलिए, बात समझ में आ गई। अभी तो हमने लैंग्वेज में समझा है इस चीज को, अभी हम आगे आपको इसको डायग्राम बना के मैं बताती हूँ कि क्या क्या ये बोला है। कि भाई आपके पास ये तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मैंने बनाया है, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, दिखाई दे रहा है आपको, फ्रेम में है। अब क्या हो रहा है, मेटल है आपकी मेटल रखी हुई थी, है ना। इंटरेक्शन होगा, वो सारी बातें आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब जो है अन्योन्य क्रिया होगी, है ना। धातु के नाभिक और लिगेंड के बीच में तो आकर्षण होगा, परंतु धातु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, 2 तरह की यहाँ पर अन्योन्य क्रिया है। तीसरा पॉइंट इसने बोला कि जो धातु के डी कक्षक हैं, ये डी कक्षक, ये जो धातु के डी कक्षक आराम से पड़े हुए थे अपने हिसाब से, है ना। जैसे ही लिगेंड इनके पास आया अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, जैसे ही लिगेंड इनके पास में पहुंचेंगे, एक स्फेरिकल शेप के गोलाकार क्षेत्र का जो निर्माण करेंगे, तो क्या होगा, डी कक्षकों की जो ऊर्जा अभी यहाँ थी ना, ये बढ़ करके यहाँ पहुंच जाएगी। लो जी, सारे के सारे डी कक्षकों ने अपनी क्या कर ली, ऊर्जा बढ़ा ली। हमें दो, पहले हमें दो, हम ये कूद जाते हैं ना यार, बच्चे आते हैं, है ना, सेंटा क्लॉज आते हैं वो 25 दिसंबर को, है ना, तो वो टॉफी देने के लिए वो ऐसे ऐसे करते हैं, टॉफी कि मैं टॉफी बांटने आया, तो बच्चे किसे कूद कूद के मांगते, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। ऐसे ये भी कूद कूद के अपनी ऊर्जा बढ़ा लेंगे, पहले ऊर्जा यहाँ थी अभी ऊर्जा यहाँ आ जाएगी, है ना। परंतु इनकी संभ्रंशता बनी रहती है। संभ्रंशता का मतलब सभी 1 2 3 4 5 की ऊर्जा समान रहेगी। ठीक है, ये कौन है, 5 संभ्रंश डी कक्षक है। पांचों के पांचों संभ्रंश डी कक्षक जो है वो अपनी ऊर्जा जो है समान रूप से बढ़ा लेंगे, मतलब पहले नीचे थी, यहाँ थी, अभी यहाँ हो जाएगी। तो देखो इतनी ऊर्जा बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से कि T2G कक्षक और EG कक्षक जो है, T2G कक्षक और EG कक्षक जो है लिगेंड के लोन पे दान करने के कारण, है ना, अब क्या हो रहा है, इनमें अब लड़ाई शुरू हो गई, है ना। पहले 5 भाई थे, अब लड़ने लग जाएंगे। लड़ने लग जाएंगे तो कैसे लड़ने लग जाएंगे, देखो ये था DXY, ये है DYZ, ये DZX, ठीक है, और ये है DX2 Y2 और ये है अपना DZ2, ठीक है। अब ये बोलेंगे दोनों कि यार हम अक्षों पर स्थित हैं और तुम पालियों पर स्थित हो, तो अक्षों पर स्थित हो ना तुम, तो जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमारा तो प्रतिकर्षण होगा, तो हम तो जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है EG कक्षक अपनी ऊर्जा को 60% तक बढ़ा लेंगे। ये कौन है, दोनों EG कक्षक, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके T2G कक्षक। ठीक है, तो EG कक्षकों ने अपनी ऊर्जा जो यहाँ था, ऊर्जा का मूल मान जो था वो ये था। अब मूल मान से कितना बढ़ा लिया, 60% तक अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया,
है ना। तो फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम बीच बचाव करने के लिए आएगा कि भैया ऐसा है, वो तो गया, उसने तो बढ़ा ली अपनी ऊर्जा। तो तू तो समझदार है ना, तो एक काम कर, ऊर्जा संरक्षण की बात मान और 40% अपनी ऊर्जा कम कर ले। तो बेचारे T2G है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। देखो ये 60% दिख रहा है और ये 40% दिख रहा है ना, इतनी ऊर्जा जो है वो कम कर लेते हैं। कौन? अपने बेचारे T2G कक्षक। कौन? T2G। क्योंकि यहाँ इनको कोई मतलब प्रॉब्लम थी नहीं, है ना, इनके कोई अन्योन्य क्रिया यहाँ पर हो नहीं रही है, पर वो तो बेचारे अक्षों पर थे, वो भी क्या करे, उनकी मजबूरी थी, अक्षों पर उपस्थित है। अब अक्षों पर उपस्थित है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से लिगेंड आ रहा है इनको प्रतिकर्षित करने के, तो प्रतिकर्षण के कारण उनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और इनकी ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार घट जाती है। अब ये ऊर्जा जो है वो कितनी बढ़ती है, देखिए आप, ऊर्जा यहाँ पर बढ़ती 60%। तो इसको हम बोल देते हैं ऊर्जा, जो इसमें जो ऊर्जा का जो अंतर आया है वो कितना आया है, 0.6, है ना, 0.6। अब ये जो ऊर्जा है अभी बड़ी है ना, देखो बड़ी है ना, इसको बड़ी है तो इसको अपन प्लस से डिनोट करेंगे बेटा, है ना। और ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो डेल ओ लिखेंगे, है ना। हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बना रहे हैं अभी, है ना, चतुष्फलकीय के लिए नहीं बना रहे हैं हम। किसके लिए बना रहे हैं? अष्टफलकीय के लिए बना रहे हैं। और 40% इसकी कम हो गई ना, तो 40% कम हो गई तो -0.4 डेल ओ से इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। ये यहाँ पर क्या हुई है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो हुआ है ऊर्जा विपाटन की वजह से ये जो हो गया है, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यहाँ पर हो गया है। अब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि T2G और EG की जो ऊर्जाएं हैं इनमें जो अंतर पाया जाता है वही क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा कहलाती है। यानी कि इसकी ऊर्जा और इस T2G की ऊर्जा में जो अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है ऊर्जा का, वह क्या कहलाएगा बेटा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाएगी, यानी कि डेल्टा ओ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेल्टा ओ। यहाँ से वहां तक की ऊंचाई का अंतर क्या कहलाएगा? डेल्टा ओ कहलाएगा। वो क्या होती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन समझ में आया? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अष्टफलकीय संकुल के लिए। चतुष्फलक में अलग से हम बात करेंगे, अभी हम अष्टफलक की बात करें, ठीक है। दीर्घ कक्षक पहले इतने थे, ऊर्जा बढ़ा करके लिगेंड आया, तो ऊर्जा बढ़ा करके पहले ये स्टेज 1 थी, बाद में स्टेज 2 आई, फिर लिगेंड की अन्योन्य क्रिया की वजह से यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन हो गया। विपाटन होने की वजह से ये ऐसा हो गया, इसमें 60%, इसका 40% कम, और इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर क्या हो गया आपका? डेल्टा ओ, जिसे आप क्या कहेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा। क्लियर है बात? अब हम क्या बात करेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की जो ऊर्जा है ना, उसका मान हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CBSE नहीं, CFSE, ओके। CFSE हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसका फॉर्मूला देखिएगा बेटा। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आपने देखा क्या कि जो EG कक्षक थे उनकी ऊर्जा बढ़ गई थी, है ना, बढ़ गई थी, यानी कि प्लस चली गई थी। तो प्लस कितनी गई थी? 0.6 डेल ओ गई थी ना। बोलिए कितनी बड़ी थी ऊर्जा? 0.6 बड़ी थी। और T2G की कितनी कम हुई थी मेरे बच्चों? 0.4 कम हुई थी, यानी कि 40% तक कम हुई थी। बोलिए यही हुआ था ना कि T2G कक्षकों की ऊर्जा 40% कम हो गई थी और EG कक्षकों की ऊर्जा 60% तक बढ़ गई थी। तो अब हम उसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या?
0.6 इंटू NEG। अब ये NEG क्या है मेरे बच्चों, इधर देखो लो, इंटू NEG, ठीक। और 40% जो ऊर्जा है वो T2G की कम हो गई थी, यानी कि कम हो गई थी मतलब माइनस, इसके आगे प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस पहले अगर होता है तो लिखते नहीं है, तो माइनस 0.4 N/T2G, ठीक है, समझ में आ गया, इनटू डेल्टा O प्लस NP। ये सूत्र है CFSE निकालने का। जो बढ़ गई थी वो प्लस में, जो घट गई थी वो माइनस में, उसके पीछे लगा दो NEG, उसके पीछे लगा दो NT2G, ठीक है, और इनटू कर दो इसको डेल O से। डेल O क्या है, आपकी जो ऊर्जा का जो अंतर है वो, और डेल N प्लस NP, ठीक है, ये आपकी निकलेगी क्या, CFSE। अब आप इसको जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये 0.6 है, वो 0.4 है ना, टोटल जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो अगर मैं उसको 6 और इसको 4 कर दूं तो 10 के बराबर नहीं आएगा भाई? अगर मैं उसको 6 और इसको 4 कर दूं तो बताइए 10 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यदि इसको 6 इंटू NEG कर दूं माइनस 4 इंटू NT2G कर दूं, तो अब मैं इसको 10, यानी कि डेल O जब 10 हो जाता है ना, एक डेल O जब 10 हो जाता है तो वो 10 DQ के बराबर हो जाता है, ठीक है, DQ। अभी मैं समझाऊंगी इन सब का मतलब कि क्या है और क्या नहीं है, और NP, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके सामने यहाँ पर है। अब यहाँ पर कौन क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर NEG का मतलब है कि EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी संख्या में उपस्थित है, तो वो नंबर है ना, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। NT2G का मतलब भी समझ गए होंगे फिर अब आप, क्या कि भाई T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझ गए। अब आप बात करते हैं डेल्टा O की। ये डेल्टा O क्या है, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE है ना, CFSE अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों की CFSE है ना। फिर कौन बच गया अपना, DQ है ना, या डेल्टा O जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, 10 DQ के बराबर होता है, पहली बात तो ये। और ये DQ क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, क्या है होता है बेटा, ये डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। क्वांटा जानते हो ना क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा। और लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो ये किसके हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, तो उसका डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। और एन मतलब नंबर ऑफ पी यहां पर क्या है, पी यहां पर है पेयरिंग का मतलब होता है युग्मन है ना। तो एन मतलब पी का मतलब हो गया युग्मों की संख्या, टोटल कितने युग्म बन रहे हैं, तो युग्मों की संख्या, ठीक है, समझ गए क्या बात। NEG का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। NT2G का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। डेल्टा O का मतलब है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, और DQ डेल्टा O का जो D2 का साथ में रिलेशन है वो ये रहा, और यहाँ पर DQ का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। और P मतलब है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी, मैं लिख भी देती हूँ, P जो है यहाँ पर क्या है, युग्मन की ऊर्जा, और NP यहाँ पर है युग्मों की संख्या। तो इस तरीके से आप जो है CFSE अलग अलग क्रिस्टलों के लिए, अलग अलग यौगिकों के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक।
देख लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब इसके बाद में बात करते हैं हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, यानी कि सीएफटी की एक और कमी को हम यहाँ पर अब पूरा करने वाले हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते क्या है, देखो मैं आपको एक डायग्राम से इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने देखा कि सीएफटी में क्या हो रहा है, डी जो समभ्रंश कक्षक थे उनकी स्प्लिटिंग हो रही है ना। अब स्प्लिटिंग हो रही है तो देखो हम उसी स्प्लिटिंग से आपको प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपका है समभ्रंश डी कक्षक, है ना, 5 समभ्रंश डी कक्षक, ठीक। अब इनकी क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, विपाटन हो रहा है, ठीक। विपाटन हो रहा है तो ऑक्टाहेड्रल में ही हम सारी बात कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा ओ की ही यहाँ पर सारी बात हो रही है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसको हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और प्रबल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक WFL, है ना। ये SFL, वो असफल नहीं, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये कौन है, वीक फील्ड लिगेंड। अब इतना बड़ा कौन लिखा है, WFL लिख करके और SFL लिख करके हम काम चलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, विपटन ज्यादा होगा। ये लो बहुत सारा विपटन, ये लो बहुत सारा विपटन, बहुत सारा विपटन। अरे यार प्रबल आदमी है, कोई चीज फेंकेगा तो बहुत दूर दूर फेंकेगा। अरे खली को बोलो पत्थर उठा के फेंकने को, चंबल पार पहुंचा देगा, है ना। परंतु अपने जैसे तो कहो कि भाई पत्थर फेंक नाला भी पार नहीं हो रहा, तो हम कैसे हैं, खली के मुकाबले दुर्बल है ना भैया। हाँ दुर्बल वैसे नहीं हो, पर खली के मुकाबले तो दुर्बल हो ना। तो SFL कौन है, खली है, और WFL कौन है, अपन ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना। तो ये तो हो गए आपके T2G ऑर्बिटल्स, और ये है आपके EG ऑर्बिटल्स। विपाटन उतना ही होगा, 60% उसका और 40% उसका, पर इसका, परंतु क्या होगा, दूर दूर होगा थोड़ा सा, वो 60% थोड़ा सा ज्यादा होगा, विपाटन थोड़ा सा अधिक। परंतु देखो बेचारे वीक फील्ड, आप और मैं, है ना, ऐसा भी मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप और वीक फील्ड लिगेंड में, ऐसा मान लेते हैं, खुश ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड विपाटन करेंगे, देखो इतना सा बेचारे, लो जी हमसे तो इतना ही हो पाया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, काम चला लेंगे, है जी, बोलो काम चला लोगे ना भाई, इससे ज्यादा विपाटन नहीं हो पा रहा है ना। तो अब देखो ये लो जी, ऐसा और ये ऐसा, इतना सा विपाटन हो पाया है। तो ऊपर तो गए 60% ऊर्जा बढ़ा करके EG कक्षक, और नीचे चले गए अपने 40% ऊर्जा कम करके कौन, T2G कक्षक। ये लो जी T2G, और ये है अपने EG। बोलिए, वीक फील्ड लिगेंड अपने आप ही नजर आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने आप ही नजर आ रहा होगा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप जानते हो कि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो हैं जो है अपनी जगह पर, परंतु EG से लेकर के T2G तक का जो ऊर्जा अंतर होता है ऑक्टाहेड्रल में, वो क्या कहलाता है, CFSE कहलाता है। तो इसको डेल्टा O से लिखते हैं, तो ये भी डेल्टा O और ये भी डेल्टा O। बोलिए है जी, ये डेल्टा O, बोलिए ये डेल्टा O होगा कि नहीं होगा। मैं इसको भी इधर ही बना देती हूँ इसके पास में, वरना कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे, है ना, फिर उनके नंबर कम आएंगे, है ना, बाकियों को मजा आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लो जी ये भी डेल्टा O, वो भी डेल्टा O, अच्छी बात है डेल्टा O। अब एक चीज और आपने यहाँ पर पढ़ी थी, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन। अब युग्मन के बारे में देखो, अब आप इतना बात समझ में सबको आ गया। अब ये डी कक्षक खाली तो रहेंगे नहीं, इनमें क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं। यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, कम ऊर्जा वाले में जाएगा। तो बोलो यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर विन्यास D1 हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही देखो वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में भी T2G में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा कम है। कम ऊर्जा वाले कक्षकों को इलेक्ट्रॉन पहले दिए जाते हैं, फिर इसके इलेक्ट्रॉन या तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे या उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे वीक फील्ड की प्रेजेंस में इधर और उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन होगा तब ऐसा होगा, दूसरा होगा तब भी ऐसा ही होगा। बोलिए जब तक इसमें जगह है तब तक तो
कम ऊर्जा वाले में ही जाएंगे नहीं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा तब भी T2G को ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Eg को कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि T2G की ऊर्जा Eg से कम है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब D में होंगे यानी कि D3 विन्यास जब होगा तो दोनों का ही विन्यास जो है वो समान होगा, बराबर होगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जब विन्यास होगा तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, ये लो चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, चौथा इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ, जब यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में दिया है तो अगला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, ऐसा अपन सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा है ना, और यहाँ जो ऊर्जा अंतर है वो कम है। देखो दिख ही रहा होगा, इतना सा और वहां पर इतना बड़ा, है ना। तो ऊर्जा अंतर अगर ज्यादा होता है तो पहले क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है, यानी कि इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग पहले होगी, स्प्लिटिंग जो है इलेक्ट्रॉनों की बाद में होगी, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा से अधिक पाया जाएगा। इसलिए पहले क्या होगी? पेयरिंग होगी और चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में इस प्रकार से युग्मित होकर के आएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मैं इन दोनों के अंतर भी इसी में से लिखवा दूंगी, है ना। क्या हुआ है? स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसलिए पेयरिंग पहले हो जाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, और जो काम में कम ऊर्जा लगती है हम तो वही काम करते हैं, है ना। तो देखो इधर वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ये आपने Eg में दिया तो अब ये Eg यहाँ पे तो काम खत्म हो गया। अब वहां देख लो कि भाई स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होगा या पेयर होगा, ये आपको देखना है। तो वहां पर ना बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पेयरिंग एनर्जी का जो मान है वो स्प्लिटिंग की एनर्जी से ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ये जो स्प्लिटिंग की एनर्जी है डेल्टा O, इसका मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। तो जिस मान में कमियां है वही काम हम करते हैं। तो बात समझ में आती है? क्या हुआ है? चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आया है, भाई आपको पता था कि dxy dyz dzx यानी कि ये 3 तो हो गए T2G, अब बचे कौन? Eg, है ना। तो Eg वाला इलेक्ट्रॉन Eg में जाना चाहिए था, पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग एनर्जी का मान जो है स्प्लिटिंग की एनर्जी से कम होता है। तो जिस काम में कम ऊर्जा का होती है पहले हम वो काम करेंगे। तो यानी कि आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में किधर भरा जाएगा? T2G में पहले भरा जाएगा। परंतु WFL में ऐसा नहीं होगा। WFL में क्या करेंगे? पेयरिंग एनर्जी का मान स्प्लिटिंग एनर्जी से अधिक है तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, पहले स्प्लिटिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन की, तो जिसमें ऊर्जा कम लगेगी हम वो काम करवाएंगे। बोलिए हो गया क्लियर? अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर D में, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें तो T2G में जाएगा और उसमें पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से लेकर के D1 से लेकर के D10 तक के आपने देखा ना, कोबाल्ट जो है 3+ शो कर रहा है, कभी 2+ शो कर रहा है, प्लेटिनम 2+ शो कर रहा है ना। तो ये जो मेटल्स की ऑक्सीकरण संख्या है, इस ऑक्सीकरण संख्या में जो ऑर्बिटल्स हैं आपके 3D1 से लेकर के 3D10 तक आपके चलते चले जाएंगे। तो 3D10 तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस प्रकार से बनाना है वो अब मैं आपको एक एक करके बताना शुरू कर देती हूँ। तो पहले हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के बीच में जो अंतर है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा भी कर लेंगे और साथ ही साथ इन दोनों की जो वो है क्या कहते हैं अंतर, उनके बारे में भी यहाँ पर बात हो जाएगी। तो बताइए प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन होते हैं और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो H2O के बाद आते हैं वो सारे प्रबल होते हैं और H2O के पहले वाले सारे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। इतनी बात हमने करी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, H2O के बाद आते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और वो H2O तक के जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। पर काम की बात हमारी कहां से शुरू होती है? यहाँ से। क्या? प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए, है ना, प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा था या स्प्लिटिंग की एनर्जी का मान ज्यादा था? पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा था। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंडों की उपस्थिति में इसका मान अधिक और इसका मान कम होता है। अतः
इलेक्ट्रॉन की, अतः इलेक्ट्रॉनों का T2G में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। परंतु उस वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, क्या कि भाई वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में ऐसा ऐसा उल्टा उल्टा था, पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा था और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम था, तो होता है अतः इलेक्ट्रॉन पहले Eg में, इलेक्ट्रॉन पहले T2G से Eg में, इलेक्ट्रॉन पहले T2G से Eg में भरे जाते हैं, तत्पश्चात युग्मन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो युग्मन बाद में होगा, पहले स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, पहले क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, बाद में युग्मन होगा, पर वहां पहले पेयरिंग होगी, बाद में स्प्लिटिंग होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, स्प्लिटिंग अगर पेयरिंग हो जाएगी तो यार देखो, पेयरिंग होती थी तो अपन क्या बनाते थे, इनर ऑर्बिटल बनाते थे, यानी कि आंतरिक चक्रण संकुल बनाते थे, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते थे या आंतरिक चक्रण संकुलों का निर्माण करते थे। आंतरिक कक्षक जो अंदर वाले जो डी हैं वो काम आते थे, है ना, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बाहर वाले डी काम आएंगे, है ना। तो जब प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति है तो क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। अब कहाँ कौन से बनेंगे, देखिए, पेयरिंग एनर्जी यानी कि पेयरिंग हो गई, पेयरिंग एनर्जी हो गई तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करेंगे। निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो है पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है, पहले स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये बाह्य या उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करेंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड जो है वो उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं। बोले इतनी इतनी बात समझ में आई कि पेयरिंग एनर्जी उधर कम है तो पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो निम्न चक्रण संकुल, और पेयरिंग नहीं होगी तो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण हो रहा है। तो 2 पॉइंट तो ये रहे, अगले और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का अगला अंतर अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड समान धातु के साथ बने यौगिकों का स्थायित्व बढ़ा देते हैं, स्थायित्व बढ़ा देते हैं। जबकि वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, समान धातु यानी कि एक ही मेटल है, मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बन रहा है और एक वीक फील्ड लिगेंड का बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि निम्न चक्रण संकुल जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो और वीक फील्ड लिगेंड समान धातु के साथ बने यौगिकों का स्थायित्व घटा देते हैं। तो जी 3 पॉइंट ये रहे। जब भी आपसे अंतर वगैरह का कोई प्रश्न पूछा जाएगा ना बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों का अंतर बताइए, तो कम से कम 4 अंतर लिखना है ना। तो 3 तो ये रहे जो भी अभी हमने पढ़े थे वो, और एक में आप कर दो इनके एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स देखो, पहले हम बना देते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का। तो बताइए, इस बार सचिन कल
से, अब सारे लिखने की जरूरत नहीं, लॉजी एक्स्ट्रा एटसेट्रा कर दो, 2-4 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए, 2 नंबर पक्के। इधर भी देख लो, है ना, नक्शा इधर है, EDTA 4-, प्यारी अम्मा, लो जी, इतना सही सही काम चल रहा है अपना तो, है ना, एटसेट्रा। बोलिए 4 अंतर लिख दोगे ना? अरे आ गया ना, आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे गलत नहीं करके आएंगे। आगे चले। अब अष्टफलकीय संकुलों के लिए डी विन्यासों में CFT लगानी है। मैंने आपसे कहा था कि अगर D1 विन्यास हुआ तो कहाँ जाएगा, है ना, D2 हुआ तो कहाँ जाएगा, D3 हुआ तो कहाँ जाएगा, उन सब के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना। अब इस चर्चा में आप देखोगे कि यदि D1 विन्यास हुआ, पहले ही बात करती हूँ D1 विन्यास की, है ना। अब D1 विन्यास किस किस में होता है, कौन कौन सी मेटल्स होती है जो D1 विन्यास शो करती हैं? स्कैंडियम में 2+, टाइटेनियम का 3+, है ना। मतलब आप D1 विन्यास वाली कोई सी भी धातु आयन ले लो, ठीक है। अब मैं वहां धातु आयन नहीं लिख रही हूँ, जिस भी धातु आयन, अब स्कैंडियम का विन्यास ये होता है 3D1 4s2, D1 करना है तो यार 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे ना, यानी कि स्कैंडियम 2+। स्कैंडियम के बाद आता है वेनेडियम, वेनेडियम का विन्यास ये रहा 3D2 और 4s2, है ना। 4s के 3 इलेक्ट्रॉन, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3D का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बताओ टाइटेनियम का 1 ही बचेगा ना, तो टाइटेनियम 3+, है ना। ऐसे भी देखो साइंस टीचर विनीता, ये रही विनीता, है ना, विनीता के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो D1 बचेगा, अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो D1 विन्यास यदि होता है तो D1 विन्यास का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा EG और T2G, है ना। ये एक तरफ तो मैं बना रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, थोड़ा नीचे बना देती हूँ, विन्यास बना देती हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में क्या क्या अंतर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये आप लोगों ने देखे हैं। ये लो जी, है जी, ऐसा ऐसा हो गया। अब D1 विन्यास है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में ही जाएगा, EG तो खाली रहेगा। ये लो जी, इधर भी T2G में ही जाएगा और EG जो है वो अपना खाली रहेगा। तो विन्यास क्या हुआ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, विन्यास क्या रहेगा, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और EG में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 मतलब NO, नो, ठीक है। इसके CFSE निकाल लो, CFSE निकाल लो। CFSE कैसे निकाली थी अपन ने, 0.6 इंटू NEG माइनस 0.4 इंटू NT2G इंटू डेल O प्लस NP, ऐसे ऐसे निकाली थी। इसको आप कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो तो भैया पहले 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 1, देखो T2G में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों में, दोनों का समान है ना, तो 1 ही निकाल देते हैं अपन, एक ही बार में निकाल देते हैं इसकी, और डेल O प्लस NP। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चों ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू डेल O प्लस, बताओ पेयरिंग हो रही है क्या, कोई पेयरिंग नहीं हो रही, तो बताओ ये भी 0 हो गया ना, तो प्लस 0, तो टोटल मिला के बात आ गया माइनस 0.4 डेल O। बोलिए CFSE कैलकुलेट हो जाएगी, कर लोगे ना। D2 में करके देखते हैं, एक और प्रैक्टिस देखो D2 विन्यास के लिए, D2 विन्यास की बात कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, D2 विन्यास में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, 3 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो T2G में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो T2G2 EG में 0, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। और जब आप इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे तो CFSE कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.6 इंटू NEG माइनस 0.4 इंटू NT2G इंटू डेल्टा O प्लस NP, है ना। अब ये तो हो गया 0, ये हो गया 2 2 4, 4 2 हो गया 8, तो माइनस 0.8 डेल O निकलेगी, क्योंकि पेयरिंग भी नहीं है, मान रख दिया आपने। अब D3 देख लो, D3 का भी सेम टू सेम आएगा, D चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D1 D2 D3 का सेम आएगा, सेम आएगा। तो बताओ D3 विन्यास के लिए T2G3 और EG 0 होगा कि नहीं होगा, तो बताइए CFSE की वैल्यू यदि हम निकालें
तो कैसी निकलेगी 0.6 इंटू NEG, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो जाएगा ये भी, और 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया 3, है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे अपन, और डेल्टा O प्लस NP, P की वैल्यू भी 0 है तो हमने 0 लिख दी, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 4 × 12 माइनस 1.2 डेल O। बोलिए CFSE आ गई ना D3 विन्यास के लिए। D4 की बात करते हैं, अब यहां से आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे D4 विन्यास, अब यहां से आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अलग बनाना पड़ेगा और वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए अलग अलग बनेंगे, तो आप देखिए जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से बना करके देख ले। हाँ भाई मेरे को भी नहीं आता, इसीलिए मैं भी ऐसे ही बना करके देख रही हूँ, वरना आप डायरेक्ट जो विद्वान व्यक्ति हैं वो है ना ऐसे डायरेक्ट जैसे इस तरीके से किया था वो भी कर सकते हैं, है ना। हम थोड़े से कम विद्वान है इसलिए SFL और WFL इस तरीके से करें। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, है ना। जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आया था तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले क्या हुई थी बच्चों, पेयरिंग हुई थी, और यहाँ पर पहले स्प्लिटिंग हुई थी। आ गया समझ में आई बात, स्प्लिटिंग हुई थी। तो T2G के लिए जो विन्यास होगा वो क्या होगा बेटा, विन्यास हो जाएगा T2G के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए T2G4 और EG 0, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो विन्यास होगा बच्चों अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोनों में अलग अलग, वो क्या हो जाएगा T2G3 और EG में 1। अब जब ये अलग अलग हो गया ना बेटा तो इसकी CFSE भी अलग अलग निकलेगी। CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं, बोलिए जी CFSE। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, फॉर्मूला आपके सामने है, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देती हूँ। वैल्यू ये है 0.6 इंटू 0, ये लो जी 0 हो गया, माइनस 0.4 माइनस 0.4 इंटू कितना, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 और 4 है, तो भैया 4 ऐसा ऐसा हो गया। N-T2G 4 है ना, N-T2G 4 है। अब डेल्टा O प्लस NP, अब P यानी कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, एक है, तो बताइए नंबर ऑफ पेयर में N की जगह पर मैं क्या रखूं, एक पेयरिंग हुई है ना, 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी आ गया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 1.6, 4 4 16 होता है, डेल O प्लस P। बोलिए CFSE की वैल्यू ये आएगी इसके लिए। तो जब विन्यास आपका D4 होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू ये आएगी, परंतु वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू कैसी आती है कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में मैं मान रख दूंगी, तो 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 1। EG में इलेक्ट्रॉन कितने मेरे बच्चों, 1। देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है EG में, तो NEG कितना हो गया 1, माइनस 0.4 इंटू बताइए कितना है 3, T2G में कितने हैं, N-T2G कितने हैं 3 है, तो भैया 3, ये लो जी ऐसा हो गया, है ना। अब इंटू डेल O प्लस NP, बताइए कोई पेयरिंग हो रही है क्या, नंबर ऑफ पेयर्स नजर आ रहे हैं क्या, नहीं नजर आ रहे, मेरे को एक भी युग्म नजर नहीं आ रहा है, एक भी युग्म नजर नहीं आ रहा है, तो मैं N की जगह पर क्या लिख दूंगी बेटा 0। बोलिए 0 लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 0.6 माइनस 4 3 12 होता है, तो 1.2 इंटू डेल्टा O, और ये तो हो गया 0। अब 6 और 12 में कितने बचेंगे, माइनस 12 में से 6 जाएंगे, तो बताइए माइनस का 0.6 डेल O आएगी कि नहीं। बोलिए इस तरीके से आप जो है CFSE D1 से लेकर के D10 तक की खुद ही निकाल सकते हैं कि नहीं। हमने 4 तक तो निकाल दी, 6 और निकाल देंगे, 5 6 7 8 9 10 सबकी निकाल देंगे। शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी काम। तो अब यदि हम बच्चों इसमें अगर चाहें तो हम इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंटम भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना आएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कितना आएगा मेरे बच्चों, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2.8 बोर मैग्नेटॉन।
ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 4 है तो 4.9 कितना आ रहा है इधर, इसके लिए 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए 4.9 क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कैसे कैलकुलेट करना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी हम नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल है D5 कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए D5 यदि कॉन्फ़िगरेशन आ जाए किसी मेटल का, D5 विन्यास यदि हो, है ना, तो वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा। देखिए मैंने ऐसे पहले ही पार्टीशन कर दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G और EG इस तरीके से आएगा। अब 5 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी कम तो पहले स्प्लिटिंग होगी, और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम तो पहले पेयरिंग होगी। तो 5 के 5 ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, T2G में जाएंगे, और EG में देखो 0 जाएगा। देखो फोर्थ में भी तो हमने यही किया था, फोर्थ वाले में D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले में भी तो हमने यही किया था। पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पहले पेयरिंग और बाद में SFL वाले में पहले स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इधर भी यही करेंगे, पहले पेयरिंग करवाएंगे और यहाँ पर पहले स्प्लिटिंग करवाएंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब इसका CFSE कैलकुलेट कर लो। CFSE कैलकुलेट करने के लिए वही हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों, 0.6 EG एन EG माइनस 0.4 एन T2G एन T2G एन T2G डेल्टा O प्लस एन P। बोलिए यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप जो है वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रख दोगे तो कैसे अपना आएगा, वैल्यूज रख दो आप। NEG में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 माइनस 4 इंटू 5 कर दो, 0.4 इंटू 5 कर दो, है ना, डेल O कर दो। और पेयरिंग कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयरिंग हुई है ना। अरे 3 में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें 2 इसमें और 1 इसमें, तो 2 पेयरिंग हुई है तो 2p यहाँ पर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 4 20, तो माइनस 2.0 डेल O प्लस 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। और इसकी वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो CFSE की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ, 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 3 डेल O प्लस पेयरिंग कोई नहीं है तो 0 इंटू P कोई नहीं, 12 हो जाएगा। ये 12 1.2 मतलब माइनस 4 3 12, ये भी हो जाएगा 1.2। तो यार 1.2 और 1.2 जब माइनस होंगे तो 0 ही बचेगा। डेल O वो तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इसकी डेल्टा O की वैल्यू आएगी, यानी कि इसकी CFSE की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इसका जो म्यू एस कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू एस जब आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला आपको पता है n प्लस 2 आप लगाते हैं। n प्लस 2 में n कौन है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस 2, और इसको निकाल दोगे √3 जो कि क्या आएगा 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन। और यहाँ यदि आप म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितनी आएगी मेरे बच्चों, 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अरे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट में। ठीक है, तो D5 विन्यास के लिए आप ऐसे करोगे। अब D5 जिस भी मेटल का आ रहा हो विन्यास, उसमें आप इस तरीके से CFSE वगैरह कैलकुलेट करके इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं। D6 के लिए भी देखिए, D6 के लिए भी हम सेम काम करेंगे। D6 विन्यास देख लीजिए, D6 विन्यास भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, T2G अब की पूरा भर जाएगा, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यहाँ पर जो T2G होंगे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। CFSE जब आप कैलकुलेट करोगे, CFSE कैलकुलेट करोगे तो 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 6 कर देंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया है, प्लस
पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग कितनी होगी? तीन पेयरिंग होगी, यानी कि 3 पेयरिंग। बोलिए इतनी बात अब लोगों को समझ में आ ही रही है। अब आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, 7 8 9 10 सबका, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये तो हो गया 0, 4 6 24, तो -2.4 डेल O, -2.4 डेल O प्लस 3p, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप निकाल देंगे CFSE, तो भैया 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 4, और ये हो गया डेल O प्लस पेयरिंग कितनी हो गई? T2G में 4 हो गए, इसका मतलब 3 के बाद में एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक की पेयरिंग हो गई, एक की पेयरिंग हो गई तो 1p यहाँ पर आएगा, और ये हो गया 1.2 माइनस 1.6 इंटू डेल्टा O प्लस p, ठीक है। 1p मतलब p, ओके। तो ये बच गया 0.4 माइनस का और डेल O प्लस पेयरिंग एनर्जी, इसमें पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी, इसमें 3 पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी, ठीक है। जब इसका आप म्यू एस कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? एक भी नहीं, तो म्यू एस कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बोर मैग्नेटॉन होने का मतलब है कंपाउंड आपका कैसा है बेटा? डायामैग्नेटिक। कैसा है? डायामैग्नेटिक। बोर मैग्नेटॉन कुछ आया ही नहीं, है ना, कैसा है? डायमैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो म्यू एस कुछ ना कुछ आएगा। देखो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना आ रहा है? 4.9 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है बेटे? पैरामैग्नेटिक। मतलब क्या हो रहा है? यदि D6 कॉन्फ़िगरेशन वाली मेटल वीक फील्ड लिगेंड के साथ में कंपाउंड बनाती है तो कंपाउंड की CFSE इतनी निकलेगी, बोर मैग्नेटॉन इतना निकलेगा, और ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि ये वाला डायमैग्नेटिक होगा और इसकी CFSE इतनी आएगी। D7 विन्यास देख लेते हैं। D7 विन्यास, अब D7 विन्यास भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे कैसे होगा देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो T2G और EG, है ना। अब आप देखो T2G और EG में ही आप डालेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। देखो 7 विन्यास है तो T2G में पहले इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे ऐसे हुआ था तो 5 हुए थे, 2 और बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 5 हो जाएंगे बच्चा। पहले T2G में जाएंगे ना, पहले पेयरिंग होएगी तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 7 है ना, हाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 7 है, देखो पहले पेयरिंग होगी तो पहले पेयरिंग होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, EG एंड T2G, है ना। पेयरिंग पहले होगी तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, तो बनाया था ना 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बताइए इस तरीके से यहाँ पर आप कर लेंगे, है ना। करने के बाद में जब आपका विन्यास निकल जाएगा देन फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? CFSE कैलकुलेट करेंगे। CFSE कैलकुलेट करेंगे तो भैया CFSE का मान कितना आएगा? देखो T2G और EG तो 0.6 इसकी वजह से माइनस 4 इंटू 6, 4 6 24, तो -2.4। बोलिए डायरेक्ट लिख दिया, अब और डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, है ना। और इसको आप करेंगे डेल्टा O इन प्लस कितना? 3 पेयरिंग हुई है, अब 3p, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 24, है ना, माइनस का 1.8 आएगा। हो गया, माइनस का 1.8 डेल O प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी इसमें जुड़ जाएगी तो आपकी CFSE आ जाएगी। और इधर देखो CFSE कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था? EG का जो भी 0.6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2, माइनस 0.4 से जो है 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.0। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर पहले पेयरिंग एनर्जी जोड़ देते हैं। देखो T2G 5 का मतलब है T2G यानी कि 3 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक की पेयरिंग, दूसरे की पेयरिंग और एक अनपेयर्ड है। तो बताइए 2 पेयर है तो 2 पेयरिंग जुड़ेगी। और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.8 बचेगा, माइनस का 0.8 डेल्टा O प्लस 2p इसकी CFSE आएगी। कर लेंगे। देखो मैं कितनी जल्दी कर पा रही हूँ। क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि प्रैक्टिस, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे आप भी ऐसे कर पाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर अच्छा नंबर पूरा चाहिए तो पूरा लिखना भी पड़ेगा, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप लोगों को करना है। म्यू एस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू एस इसका देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भैया 1.7 बोर मैग्नेटॉन इसका म्यू एस आएगा। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। D7 कॉन्फ़िगरेशन वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनाता है जिसका बोर मैग्नेटॉन 1.7 आता है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और CFSE ये आता है। ओके इधर देखो इसका जो म्यू एस है वो कितना आएगा, देखो इधर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3.9 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन 3.9 यानी कि कुछ ना कुछ तो आया है ना, इसका मतलब ये भी कैसा है बेटा, फिर है मैग्नेटिक। आ गया, ठीक है। बोलिए D8 का कर लें, बड़ा मजा आ रहा है ना। हाँ जब चीजें हम लोगों को आ जाती है ना बेटा तो बड़ा मजा आने लगता है। तो D8 विन्यास देखिए, D8 विन्यास वाली जो मेटल है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ में कंपाउंड बनाएगी तो कैसा बनेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड के साथ में कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, ये तो देख रहे हैं अपन इतनी देर से। D10 तक चलना है अपने को। तो SFL T2G EG, इधर भी ऑक्टाहेड्रल में बात कर रहे हैं ना इसलिए T2G और EG। अगर टेट्राहेड्रल में बात करते तो G हटा देते, क्यों हटाते हैं वो मैं टेट्राहेड्रल समझाऊंगी तब बताऊंगी। ओके D8 विन्यास है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पहले पेयरिंग करेंगे तो भैया 6 इधर और बचे हुए 2 इधर। यहाँ पर पहले स्प्लिटिंग करेंगे तो पेयरिंग बाद में होगी, स्प्लिटिंग करेंगे बाद में पेयरिंग होगी, तो बताओ ये भी 6 और ये भी 2 ही आएगा ना, देख लो आप। हेलो जी 6 है आपके पास में। D8 विन्यास है, 8 विन्यास है तो भैया 1 2 3 पर पहले पेयरिंग 4 5। ओके फिर 6 7 8, तो बताओ हो गया ना D6, और ये सेम आ गए दोनों। तो इसका मतलब जो है दोनों का ही कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा मेरे बच्चों, एक जैसा बनेगा, यानी कि दोनों की CFSE एक जैसी आएगी, दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, और दोनों की स्ट्रक्चर तो फिर डिपेंड करेगा लोअर स्पिन और हाई स्पिन वाले पे। तो अपन एक ही बार इसकी जो CFSE है वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए CFSE हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो बताओ 0.6 इंटू क्या करोगे 2 करोगे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों जगह, और 0 सॉरी हाँ सही तो है। ओके नहीं गलत है, ये माइनस बाहर आना चाहिए ना भाई। माइनस 0.4 इंटू 6 डेल O प्लस NP। बोलो सबके लिए सेम आएगी वैल्यू सेम आएगी तो कैसे आएगा, 6 2 12 यानी कि 1.2 माइनस 4 6 24 यानी कि 2.4 इंटू डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग कितनी है 3, इधर भी 3 उधर भी 3, तो 3p। अब इसको सॉल्व कर लो यार, 12 और 24 तो आधे आधे होते हैं तो माइनस 1.2। अरे 12 और 12 24 होते हैं ना, 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेंगे माइनस के 12, डेल्टा O प्लस 3p। और यहाँ पर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.8 बोर मैग्नेटॉन। 2.8 बोर मैग्नेटॉन का मतलब है कंपाउंड कैसे बनेंगे, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। D9 और D10 के जो विन्यास है ना मेरे बच्चों वो भी सेम आएंगे, 8 9 और 10 के सेम, 1 2 और 3 के सेम। चेंज किसके थे, 4 5 6 और 7 बस। तो D9 विन्यास है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कैसा आएगा और वीक फील्ड लिगेंड के लिए कैसा आएगा, ऐसा आएगा। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 3 इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 3 इलेक्ट्रॉन। बना के बताओ, ये लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए बना रही हूं, पहले पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 पूरा भर गया, 7 8 और 1 9। बोलो T2G में 6 और EG में 3 हो गए। वीक फील्ड के लिए बना देती हूँ, लो जी वीक फील्ड के लिए बना देते हैं। ये लो अभी बनाते हैं। वीक फील्ड के लिए पहले क्या होगी, पहले स्प्लिटिंग होगी, तो 1 2 3 4 5, फिर स्प्लिटिंग करवा दे, अब पेयरिंग करवा दे। 5 के बाद 6 7 8
और ये नो, तो भले दोनों का सेम आया है ना कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो CFSE की वैल्यू भी बेटे सेम आएगी। CFSE की वैल्यू अगर सेम आती है तो बोर मैग्नेटॉन भी सेम आएगा। देख लेते हैं, ये रही आपकी CFSE की वैल्यू फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू हो गई 0.6 इंटू 3 माइनस 0.4 इंटू 6 इंटू डेल्टा O प्लस कितनी पेयरिंग हो रही है, 4 पेयरिंग हो रही है। देखो 3 तो यहाँ और एक वहां है ना, तो 4p। ओके, और ये हो गया 6 या 18 यानी कि 1.8 माइनस 4 6 24 यानी कि ये ऐसा इंटू डेल्टा O प्लस 4p, और ये बच गया माइनस का 0.6 है, क्योंकि 6 × 18 6 × 24, तो भैया डेल्टा O प्लस 4p। और इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो कितना होगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन आया है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है अपना, पैरामैग्नेटिक, सेम टू सेम। ठीक है, वीबीटी आपको बताया कि इनर स्पिन बनेगा या आउटर स्पिन बनेगा। वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देख करके ये चीज आप नहीं बता सकते, आपको वो H2 और Cl वगैरह देखना पड़ेगा। ओके, पैरामैग्नेटिक। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन D10 पर, जो कि दोनों का सेम निकलेगा। देखिए D10 विन्यास सब भरे हुए हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के लिए दोनों कैसे भरे हुए हैं, पूरे पूरे भरे हुए हैं। तो T2G में 6 और EG में अयो 4 T2G में 4, 6 और 4 हो गए 10 हो गए। तो बताइए CFSE, देखो बड़ा मजेदार काम हो रहा है यहाँ पर। तो 0.6 इंटू 4 माइनस 0.4 इंटू 6, हेलो ये तो यही दिख रहे हैं कैंसिल होते हुए, है ना। और ये हो गया किसके बराबर, डेल्टा O प्लस NP। N कितने हैं 5, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 5 हो गए ना, सब पेयर्ड है। अच्छा, मैथ्स वालों को नाराज कर दिया क्या मैंने, सॉरी भाई, मैथ्स वाले नाराज मत हो, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हमें मैथ्स वालों से भी काम पड़ता है, फिजिक्स वालों से भी पड़ता है, केमिस्ट्री वालों से तो पड़ता ही पड़ता है। सबको खुश रखना है। 6 4 24 यानी कि 2.4 माइनस 6 4 6 24 यानी कि 2.4, दोनों माइनस हो गए तो 0 है ना, इनटू डेल्टा O, फिर भी हम हमारा काम तो पूरा ही करेंगे, 5p। ओके 5p, तो बताइए डेल्टा O तो 0 हो गया, 0 डेल्टा O प्लस 5p, तो इसका जो बोर CFSE निकलेगा ना बेटा, वो सिर्फ 5p ही निकलेगा। बड़ा निराला है ना, आप चाहे तो 0 डेल्टा O भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व कर लिया तो देखो μs कितना निकल रहा है, 0 बोर मैग्नेटॉन सबके सब पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये कैसे कंपाउंड बना रहे हैं, डायामैग्नेटिक कंपाउंड बन रहा है, यानी कि प्रतिचुंबकीय कंपाउंड बन रहा है। और इसी के साथ में हमारा D10 कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट होता है, और हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।